Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो क्लासिकल मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होंगे IIT जैम और CUET PG 2025 के लिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं IIT जैम और CUET PG 2025 एग्जाम की, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ EMT की प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज, जो कि 10 मिनट कंसेप्ट नाम से है, जिसमें मैंने 10 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। तो जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं अभी IIT जैम और CUET PG की प्रिपरेशन के लिए, ये आपकी IIT जैम और CUET PG की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है IIT जैम और CUET PG एग्जाम की, तो उसके लिए आप मेरा ऐप निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको IIT जैम और CUET PG से रिलेटेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन को। इसके पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसके अंदर हमने हैमिल्टोनियन, लैग्रेंजियन और उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने सेंट्रल फोर्स को डिस्कस किया, उनके क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन को। ग्रेविटेशन की थ्योरी आज के लेक्चर में हम करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम मैकेनिक्स के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है रोटेशनल डायनेमिक्स, उसको सॉल्व करेंगे। देन हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और जो सब्जेक्ट हम पहले स्टार्ट करेंगे वो होगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पहले हम पढ़ेंगे अगले 6-7 दिन। ऑप्टिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, है ना। बाकी सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपके पास आ ही गए हैं रिकॉर्डिंग में, और जैसे जैसे आप आगे एग्जाम्स चलते जाएंगे तो आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं कोशिश करूंगा लाइव करा दूं। जो भी टॉपिक्स जैसे कि सर्किट एनालिसिस वगैरह है वो उनके लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, बना रहा हूँ मैं लेक्चर्स को। और इसके अलावा अभी जैसे कल कुछ न्यूज़ आई थी कि जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं जामिया के ड्यू टू जो लोकसभा इलेक्शन है। तो उसमें अभी फिजिक्स वाले जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं हुए, यानी कि जो 27 अप्रैल को एग्ज़ाम है 27 से 30 में, वो पोस्टपोन नहीं हुए। जो एग्ज़ाम मई में थे वो पोस्टपोन होकर जून में हो गए। अभी तक तो कोई न्यूज़ है नहीं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए। देखते हैं आगे कोई एग्जाम पोस्टपोन होगा जैसे भी, तो मैं आपको जो भी न्यूज आएगी वो मैं आपको अपडेट कर दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर ले। तो आपको पता है कि जब भी दो कोई बॉडी आपस में पास होंगी तो उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं या न्यूटन्स अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। और ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होती है? F=G m1m2/r²। यहाँ पर ये जो लॉ है ये फॉलो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, कूलम फोर्स जिसको हम नाम दे रहे थे, वैसे ये है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? F12। F12 का मतलब क्या हुआ? यहाँ R2 बनाएगा। F12 का मतलब क्या हुआ कि जो 1 के ऊपर 1 जो फोर्स लगा रहा है 2 के ऊपर, दैट इज नोन एज F12। और R21 जो हो गया वो क्या हो गया? यूनिट वेक्टर ना। R21 हो गया यूनिट वेक्टर। F12 का मतलब हो गया सेकंड जो पार्टिकल है या सेकंड बॉडी जो है 1 के ऊपर फोर्स लगा। यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन ये शो करता है कि फोर्स का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है। मैंने आपको सेंट्रल फोर्स जब स्टार्ट हुए थे मैंने बताया था कि 2 तरह के साइन चलेंगे, एक चलेगा प्लस, एक चलेगा माइनस। अगर प्लस साइन है दैट मीन्स की फोर्स रिपल्सिव है, और अगर माइनस साइन है दैट मीन्स की फोर्स अट्रैक्टिव। तो सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। जितने भी फोर्स सेंट्रल फोर्स होते हैं वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगे IIT जैम के लिए। और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और
गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जेस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जी की जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इस बार का CUET PG का क्वेश्चन, CUET PG 2024 का ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन। ये जो जी है जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर, साइज ऑफ बॉडी, बॉडी के साइज के ऊपर, और जो नेचर है बॉडी का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ग्रेविटेशन फोर्स इस बात से इंडिपेंडेंट होता है कि दोनों बॉडीज के बीच का मीडियम क्या है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों बॉडी के बीच का मीडियम चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दोनों बॉडीज के बीच में कोई मीडियम है या नहीं है। मीडियम है तभी भी वही वैल्यू आनी, और मीडियम नहीं है तभी भी वही वैल्यू आनी। 4 बेसिक फोर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशन। न्यूक्लियर फोर्स को हम 2 तरह से लिखते हैं, एक लिखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक लिखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जो सबसे वीक होता है, हमारे पास 3 मेन बात हो गई, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन। न्यूक्लियर 2 तरह से बटा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर। तो इन तीनों की अगर कंपैरिजन की जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीकेस्ट होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो तीनों चारों में वीकेस्ट होते हैं। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर भी कंसीडर कर लूं तो उसमें भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स। अगर हम बात करें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उनका रेशो क्या हो, तो 2 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन, मैं प्रोटॉन नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में यदि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो पूछा जाए तो ये रेशो आता है Fg/Fe इक्वल्स टू 10⁻⁻43। ये इलेक्ट्रॉन के लिए Fg/Fe इक्वल्स टू 10⁻⁻43। और जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल फोर्स है तो ये कंजर्वेटिव। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये बात की थी कि जब भी कोई बॉडी सब्जेक्टेड टू सेंट्रल फोर्स होगी, जब भी किसी बॉडी पर सेंट्रल फोर्स लगेगा तो वो हमेशा एक प्लेन में मोशन करेगी। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं जो कि ऑर्बिटिंग कर रहे हैं अराउंड द सन, या किसी भी प्लैनेट का कोई ऑर्बिट है जो उसके अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो वो सेंट्रल फोर्स की वजह से कर रहा है, तो वो हमेशा किस में मोशन करेगा, एक प्लेन के अंदर मोशन करेगा। इसलिए भी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक प्लेन के अंदर ऑर्बिटिंग मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये है G इक्वल्स टू G, कैपिटल G m/r। जो m है ये है मास ऑफ द अर्थ और r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ। मास किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम हम जो मान के चलते हैं या जो हम इसकी शेप मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं स्फेरिकल। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। तो r से r कैंसिल होगा तो हमारे पास G की वैल्यू बन जाती है 4/3 πρgr। यहाँ जो रो है वो डेंसिटी है, डेंसिटी है किसकी, अर्थ। तो जो G है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्लेनेट की डेंसिटी के ऊपर। जिस भी प्लेनेट के अबाउट ऑर्बिटिंग हो रही है, जो ऑर्बिटिंग हो रही है, मतलब अगर ये प्लेनेट है और इसके अबाउट ये पार्टिकल ऑर्बिट कर रहा है तो डेंसिटी किसकी ली जाएगी, इस प्लेनेट की ली जाएगी, ना कि इस पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर जो रो है वो डेंसिटी ऑफ प्लेनेट है, और ये जो G की वैल्यू है इंडिपेंडेंट होती है किससे, जो पार्टिकल है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप से, उसकी डेंसिटी से, उसके मास से इंडिपेंडेंट होती है। ये डिपेंड करता है जिसके अबाउट ऑर्बिटिंग मोशन हो रही है, जिसके अबाउट जो फोर्स है वो लगाया। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। एक शेप ऑफ अर्थ, दूसरा हाइट ऑफ अबव द अर्थ सरफेस, तीसरा करता है डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, और फोर्थ आता है एक्सियल रोटेशन। शेप ऑफ द अर्थ, सेकंड आता है हाइट अबव अर्थ सरफेस, थर्ड आता है डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, और फोर्थ आता है एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर हाइट ऑफ शेप ऑफ अर्थ की बात की जाए तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अर्थ की शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं है, क्योंकि वो इक्वेटर पर से चपटी है और जो पोल है, पोल की तरफ वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो यानी कि जो अर्थ इक्वेटर पर जो रेडियस है वो पोल की रेडियस के कंपैरिजन में क्या होती ज्यादा। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूं तो इक्वेटर के लिए क्या लिखा जाएगा, Ge = Gm/re²।
पोल के लिए क्या लिखा जाएगा, जीपी इक्वल टू जीएम अपॉन आरपी स्क्वायर। अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए तो जीई अपॉन जीपी इसके बराबर हो जाएगा आरपी स्क्वायर अपॉन आरई स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि आर ई ग्रेटर देन आरपी है, आर ई ग्रेटर देन आरपी है, तो सिंपल सी बात है कि पोल पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, इक्वेटर के। और पोल पर इक्वेटर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा होगा, 0.018 ज्यादा होगा। इसलिए जब भी हम इक्वेटर से किधर की तरफ चलेंगे, पोल की तरफ चलेंगे, जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे तो जो वेट है वो इंक्रीज होता जाए। अगर हमारा वेट इक्वेटर के ऊपर 50 kg आ रहा है, तो जब हम पोल की तरफ जाते जाएंगे तो हमारा वेट बढ़ने लग जाएगा। जैसे ही हम पोल से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा वेट कम होने लग जाएगा। रीजन बीइंग कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब आप इक्वेटर से अर्थ की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेटर से अर्थ की जो रेडियस है, ये इक्वेटर पर जो रेडियस है और जो पोल पर जो रेडियस है, इन दोनों में डिफरेंस होता है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर जो रेडियस है वो ज्यादा है पोल के कंपेयर। फिर बात करें हाइट की, तो यदि अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर कोई पॉइंट है उस या कोई बॉडी है उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपको निकालना है। डेरिवेशन में तो हम नहीं जाएंगे, उसका फॉर्मूला होता है जी प्राइम इक्वल टू जी कैपिटल आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर। कैपिटल आर प्लस एच को हमने लिख दिया स्मॉल आर, तो यहाँ से जी प्राइम की वैल्यू हो गई जी कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर। यदि जो हाइट है जो अर्थ सरफेस के ऊपर है वो लेस देन आर है, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम है, तो फिर हम यहाँ पर यूज करते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम, यानी कि जो आर प्लस एच है उसको ऊपर ले जाते हैं तो वो -2 में हो जाता है, और फिर हमारे पास फॉर्मूला बनता है जी प्राइम इक्वल टू जी माइनस 2h अपॉन। तो अगर इस फॉर्मूला से एब्सोल्यूट डिक्रीज निकाला जाए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, तो डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, 2h जी अपॉन आर। फ्रैक्शनल मतलब जी के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना आ जाएगा 2h अपॉन आर। और परसेंटेज निकाला जाए तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 2h अपॉन आर इंटू। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये जो जी प्राइम है ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स कि यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ जी प्राइम का और डिस्टेंस का, ये ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो जी प्राइम प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 अपॉन पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। इसी तरह से अगर डेप्थ के लिए निकाले तो डेप्थ के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनता है जी प्राइम इक्वल्स टू जी माइनस 1 माइनस डी ओवर आर। जी प्राइम की वैल्यू जी आर माइनस डी ओवर आर, और स्मॉल आर हमने लिख लिया आर माइनस डी के, तो यहाँ से जी प्राइम किसके बराबर आ गया, जी आर अपॉन कैपिटल आर। जी की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल हो गई, आर के, यानी कि अगर आप जी प्राइम, ये जी प्राइम है, जी प्राइम और आर के बीच में ग्राफ बनाए तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ। तो अगर मैं दोनों के लिए एक ही ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पर तो है आर लेस देन आर और यहाँ पर है आर ग्रेटर देन आर, तो जब ये अंदर है तो ये चलेगा, डेप्थ में तो ऐसे चलेगा, और इसके बाद ये ग्राफ कैसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी प्राइम प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर जी प्राइम प्रोपोर्शनल क्या हो गया, ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरह से रोटेशन के लिए, रोटेशन के साथ क्या वेरिएशन होता है, तो जी प्राइम इक्वल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्बडा। जहाँ जो लैम्बडा है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड एंगल। पोल्स पर इस लैटिट्यूड एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री होती है तो ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा 0, ओमेगा स्क्वायर आर 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 0 हो गया। तो जी प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी, यानी कि पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम। इक्वेटर पर लैम्बडा की वैल्यू होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, तो इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू हो जाएगी कम और पोल पर हो जाएगी मैक्सिमम। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए जी पोल माइनस जी इक्वेटर, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर। इसको आप सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.034, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस। एक कंडीशन होती है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है, यदि इक्वेटर के ऊपर, यदि कहां पर, इक्वेटर के ऊपर जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 0 कर दी जाए, यानी कि जो अर्थ है वो इस हिसाब से घूमने लग जाए कि जो भी वहां पर खड़ा है उसको वेट अपना 0 फील होने लग जाए, यानी कि ग्रेविटी उसको वहां पर फील ही ना हो। जी प्राइम की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इक्वेटर के ऊपर लैम्बडा की वैल्यू क्या है, 0। तो इसका मतलब जो स्पीड हो गई है वो किसके बराबर है, अंडर रूट जी बाय, इस अंडर रूट जी बाय आर के अकॉर्डिंग यदि टाइम पीरियड निकाला जाए तो टाइम पीरियड क्या आता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। 2 पाई अपॉन ओमेगा किसकी वैल्यू होती है, टाइम पीरियड की, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी, आर की वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आता है, 5026 सेकेंड्स पर सेकेंड, या 1.40 आवर्स। और इसके लिए दिस इज 1.17 टाइम्स, ये जो है
ये 1/17 टाइम है प्रेजेंट टाइम ऑफ अर्थ। अर्थ का जो प्रेजेंट टाइम है 86,400 सेकेंड, उस टाइम का 1/17 पार्ट। तो देयरफॉर इफ अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग 17 टाइम्स, तो इसका मतलब क्योंकि ओमेगा बराबर है 2π/t, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर अर्थ 17 गुना तेजी से घूमना स्टार्ट कर दे, कोई भी जो चीज है इक्वेटर पर, उसको वेटलेसनेस फील हो। इतना क्या फील होगा? वेटलेसनेस फील होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है, बनता भी है कि वेटलेसनेस इक्वेटर के ऊपर फील करने के लिए टाइम पीरियड क्या होना चाहिए या स्पीड क्या होनी चाहिए। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है मास ऑफ अर्थ इज द ऑर्डर ऑफ, अर्थ का जो मास है उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू अच्छी खासी आती है, इसको ऑर्डर पूछा जाता है आपसे 10^25 kg। इसी तरह से इसका डेंसिटी कई बार पूछ लेते हैं, तो डेंसिटी को क्या लिखोगे? 5478.4 kg/m³। एक टर्म आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम माइनस आएगा Gmm/r। जिस तरह से हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो आती है KQ1Q2/r। इसी तरह से यहाँ पर ये आएगी -Gm कैपिटल M स्मॉल m/r। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो यदि r की वैल्यू को बढ़ाओगे, r की वैल्यू बढ़ाओगे तो u की जो वैल्यू है वो कम होगी। u की वैल्यू कम होगी, कौन सी वैल्यू कम होगी? नेगेटिव वैल्यू इसकी कम होती जाएगी। नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब है इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो ना। अगर ये प्लस होता तो आप इसका आंसर लिखते कि डिक्रीज हो। अगर यहाँ पर माइनस लगाए तो इसका मतलब क्या है? देखो r की वैल्यू बढ़ रही है तो u डिक्रीज हो रहा है। u की कौन सी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज। और नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो ना। इसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इस पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था CUET PG में। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था कि ये पूछा गया था कि जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू, r की वैल्यू चेंज हो रही थी। मतलब ऐसा था कुछ R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4। तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। यहाँ लिखा हुआ था U1 ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U3 ग्रेटर देन U4, और या फिर U4 ग्रेटर देन U3 ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U1, कुछ ऐसा ऑप्शन लिखा हुआ। तो यदि आप देख रहे हैं कि रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। कौन सी वैल्यू डिक्रीज होगी? नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होगी। नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब है कि जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू सीधी सी बात है डिक्रीज होगी, तो उसका मतलब क्या है कि वो इंक्रीज हो रही है। फिर आगे बढ़ता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से किसी हाइट h पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो Gm/m/r, r की जगह कितना लिख दिया? r+h। क्योंकि हम ये जानते हैं कि G इक्वल्स टू होता है Gm/r²। तो हम यहाँ पर Gm की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? Gr²। तो यहाँ से ये बन गया mgr और r से डिवाइड कर दिया तो फॉर्मूला बन गया -mgr/1+h/1+h/r। यदि h और r कंपेरेबल है, मतलब h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत कम नहीं है। यदि h की वैल्यू r के कंपैरिजन में लेस देन हो जाती है तो उस केस में हम h/r को क्या कर देंगे? 0। h/r को 0 कर देंगे तो ये बन जाएगा -mgr, सीधा फॉर्मूला। और यदि h की वैल्यू कंपेरेबल है r के, मतलब कम नहीं है, तो उस केस में फिर हम यही फॉर्मूला यूज करें। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, आपको 2 पॉइंट के ऊपर के बीच, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको लेके जाना है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपको निकालना है। 2 से 1 पर ला रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 1/r1 माइनस 1/r2। r1 जो है उसको आपने लिख लिया r, और r2 वो पॉइंट है जहां से आप ला रहे हैं, यानी कि कैपिटल R+h। यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा W=mgh/1+h/r। ठीक वैसा ही फॉर्मूला है जैसा ये। अगर h लेस देन r है तो h/r हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0, फॉर्मूला बन जाएगा mgh। और यदि h कंपेरेबल है तो फिर आपको यही फॉर्मूला यूज करना। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ h इक्वल्स टू nr, तो w की वैल्यू हो जाएगी mgr n/n+1। इफ h इक्वल्स टू r है, w की वैल्यू हो जाएगी mgr/2। h/r टेंस टू 0 है तो h लेस देन r हो जाएगा, देन w इक्वल्स टू mgh। एक टर्म होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब जो अर्थ की जो ऑर्बिटिंग, जो ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं हिंदी में, उससे बाहर निकल जाए कोई, तो रॉकेट उससे बाहर निकल जाए तो उसके लिए एक वेलोसिटी होती है जिसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। हर प्लेनेट की वो अलग अलग होती है। इसका फॉर्मूला अर्थ के लिए है 2gm/√2gm/r, और gm की वैल्यू अगर लिख दे तो ve की वैल्यू आप लिख सकते हो √2g।
अगर इसको हम डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आर अंडर रूट 8/3 पाई जी रो, क्योंकि जी की जो वैल्यू है वो 4/3 पाई जी आर है, जो हम पीछे देख चुके हैं। अर्थ के लिए जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6400 अगर सब्सटीट्यूट कर दी जाए तो अर्थ के लिए जो इसकी एस्केप वेलोसिटी आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एक टर्म होता है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स में, आरएमएस स्पीड। आरएमएस स्पीड क्या होती है 3kT/m, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3RT/m। ये कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट है, ये वाला है मास। यदि किसी प्लेनेट के लिए उसकी जो आरएमएस स्पीड है उसके ऊपर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो आरएमएस स्पीड एस्केप वेलोसिटी से कम है, एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो उस प्लेनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा, उस प्लेनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर होगा। और यदि आरएमएस स्पीड ज्यादा हो गई एस्केप वेलोसिटी से तो उस प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मून, मून के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आरएमएस स्पीड ज्यादा है इससे एस्केप वेलोसिटी से, इसलिए वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केपलर्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा हुआ है कि जो टाइम का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पर सन है, तो सन से नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं पैरागी। सन से नियरेस्ट डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं पैरागी या पेरीहेलियन, पैरागी या पेरीहेलियन। और सन से जो फारदेस्ट डिस्टेंस होती है मैक्सिमम डिस्टेंस उसको बोलते हैं एपोगी या एपीहेलियन, एपोगी या एपीहेलियन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस को मैंने लिखा R2 से और मिनिमम डिस्टेंस को लिखा मैंने R1 से। तो A की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R1 + R2/2। CUET PG का क्वेश्चन है 2004। तो CUET PG 2004 में आप देख पा रहे हैं मैंने इसी थ्योरी में से आपको करीबन 3 से 4 क्वेश्चन बता, 3 से 4 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आएगा, 4 क्वेश्चन आए थे। कहाँ से आए थे? ग्रेविटेशन से आए थे। एक क्वेश्चन था सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते। तो क्वेश्चन ये था कि आपको सेमी मेजर एक्सिस ना बोलकर ये दिया गया था मिनिमम डिस्टेंस और फारदेस्ट डिस्टेंस। मिनिमम और फारदेस्ट डिस्टेंस दिया हुआ है तो उससे आप सेमी मेजर एक्सिस बना सकते हो। सेमी मेजर एक्सिस कैसे बनेगा? A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R1 + R2/2। तो यहाँ t² प्रोपोर्शनल टू a³, तो t² प्रोपोर्शनल टू R1 + R2/2 का। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, तो mvp, ये पैरोगी पर वेलोसिटी vp और एपोगी पर वेलोसिटी va। मिनिमम डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम डिस्टेंस पर वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो होगी मैक्सिमम और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो होगी मिनिमम। तो अगर इनका रेशियो निकालना है तो mvp rp इक्वल्स टू mva और ये है ra vp/va इक्वल्स टू ra/rp 1 + e/1 - e का मतलब है एसेंट्रिसिटी, ई का मतलब होता है एसेंट्रिसिटी। ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि इलिप्टिकल है तो ये निकलेगा 1 - b²/a²। अब बी है माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, बी है सेमी माइनर एक्सिस और ए का मतलब है सेमी मेजर एक्सिस। ए का मतलब है सेमी मेजर एक्सिस। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये जो डिस्टेंस है ये होती है ए और ये जो डिस्टेंस होती है, ये इतनी सी डिस्टेंस जो दिख रही है ये दिख रही है सी। ई की वैल्यू और किसके बराबर होती है? C/a के भी बराबर होती है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला बन के आ जाता है Vp जो है मैक्सिमम वेलोसिटी और V है मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, और RA जो है वो कौन सी डिस्टेंस है? मैक्सिमम, और RP जो है वो कौन सी डिस्टेंस है? मिनिमम। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपसे पूछ लिया। तो A यानी कि एपोगी की जो स्पीड होगी उसको आप क्या लिखेंगे? 2gm/a अंडर रूट में है 1 - e/1 पैरागी की स्पीड आप क्या लिखेंगे? 2gm/a 1 + e/1 - आगे देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है v इक्वल्स टू √gm/r + h। v इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये जो v है इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑर्बिटिंग बॉडी। जो बॉडी ऑर्बिटिंग कर रही है उसके मास से इंडिपेंडेंट होगा, जिसके अबाउट ऑर्बिटिंग मोशन चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थ के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो होती है 7.9 km/s इक्वल्स टू 8 km/s। हम इसको लिख सकते हैं। ये जितने भी हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं ये कैसे निकाल रहे हैं? हमने ये माना हुआ है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो। यदि जो फोर्स है वो r⁴n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r⁴n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होगी 1/√r⁴n - 1/√r⁴n -
जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको स्पाई सैटेलाइट या रेस्ट सैटेलाइट भी कहते हैं। इसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के बराबर होती है, यानी कि जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से घूमता है, जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है उसी डायरेक्शन में घूमता है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, 0। इसका टाइम पीरियड भी सेम होता है जो अर्थ का टाइम पीरियड होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ की सरफेस से ये कुल में 36,000 किलोमीटर हाइट पर होता है, 36,000 किलोमीटर हाइट ऊपर होता है, और जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। CUET PG 2024 में यहाँ से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या आया था कि जो रिलेटिव स्पीड है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की अर्थ के रेस्पेक्ट में वो कितनी होगी 0, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से। तो इतने से सेक्शन में 4 क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आपको आता है तो कर देंगे, नहीं आता तो नहीं करें। इट इज ऑल अबाउट सेंट्रल फोर्स, उसके हमने क्वेश्चन कर लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स में मेन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चंस जो बनेंगे मैं आपको करा दूंगा या अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उनको अगले 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूंगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जो मेन चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ इलेक्ट्रिकल का जो पोर्शन है जो आपके एडवांस में है, जिसमें आप सर्किट थ्योरी वगैरह या किरचॉफ वोल्टेज लॉ और ये सब आता है, तो उनको मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा उनको भी। बाकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, होपफुली आप वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे उनको करने के बाद, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो रहे होंगे। साथ ही साथ जो मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं आपको करा चुका हूँ, और आई होप आप लोग उन लेक्चर्स को देख भी रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है। हर लेक्चर में करीबन हमने 20 क्वेश्चन या 18 एवरेज क्वेश्चन कवर किए हैं। तो 4 लेक्चर हुए मैकेनिक्स के, जिनमें मैकेनिक्स के 2016 से लेके 23 तक के जो पेपर्स हैं वो कवर हो चुके हैं। तो 18 × 4 करो ना, तो 18 × 4 करो तो करीबन कितने हो गए, 72 के आसपास जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर चुके हैं मैकेनिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स के भी हम कवर करेंगे, तो लगभग 500-600 क्वेश्चन तो हमारे PYQ के हो जाएंगे। और जो लास्ट 2022 का कट ऑफ था, तो उसमें 35 या 40 मार्क्स जनरल में सिलेक्शन हो गया, और 38 जनरल मार्क्स पे सिलेक्शन हो गया था। और क्योंकि जब अब तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम चलती फिरती प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों ही एंड से प्रिपरेशन हो रही है, मेरे एंड से भी और तुम्हारे एंड से भी। तो आई होप कि तुम जितने भी लोग हो उनमें से 60-70% लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, और मेरे पास मिठाई के डब्बे आने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे। तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था। कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पौंडीचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की, 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JAM की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पौंडीचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो IIT JAM के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JAM एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JAM 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।